बार यति नरसिम्हा तब बोलेगा जब चुनाव का दौर और वोटिंग का मामला होगा। ये चुनाव से पहले इस देश को दंगे में झोंक करके और देश में नफरत फैला करके वोट जीतने का जो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह रच रहे थे, ये उसकी पटकथा है। हरिद्वार में भी 2022 में भी किया था, तब भी इसने मुसलमानों के नरसंहार की बात की थी, तब भी इस पर खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उमर खालिद पिछले 4 साल से बगैर सुनवाई के जेल में है। यति नरसिम्हानंद को सुरक्षा के लिए हिरासत में लेकर के दामाद की तरह बिठाया जा सकता है, यह स्थिति। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और देश में जो है माहौल खराब है। एक बयान नहीं दिया उसने, उस व्यक्ति ने सरेआम कहा है। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यति नरसिम्हानंद असल में जाति से ब्राह्मण है, लेकिन सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण क्या है कि सितंबर के आखिर में यति नरसिम्हा का यह बयान होता है एक कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में जो बयान मोहम्मद साहब के खिलाफ यति ने दिया कि रावण की जगह मोहम्मद साहब का पुतला फूंका जाना चाहिए, यह बयान योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा के और कश्मीर के आखिरी चरण का जो वोटिंग था और हरियाणा के वोटिंग से पहले 3 अक्टूबर को इसे जानबूझ करके वायरल कराया गया। यति नरसिम्हानंद जो बोलता है अंदर, उसी बात को ठीक हरियाणा के चुनाव को हिंदू मुसलमान करने के लिए, ताकि जानबूझ करके मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान को लेकर मुसलमान सड़कों पर उतरे और हरियाणा के चुनाव हिंदू और मुसलमान में तब्दील हो जाए। ये षड्यंत्र, मैं ये मानता हूं कि भाजपा के चाणक्य क्या सोचा समझा षड्यंत्र था। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है जिसने मुकदमा दर्ज किया, जांच का विषय यह होना चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज किया है तो पूरे आयोजक जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उस कार्यक्रम में आयोजन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन सब की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और फिर जांच होनी चाहिए कि ये चुनाव से पहले इस देश को दंगे में झोंक करके और देश में नफरत फैला करके वोट जीतने का जो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह रच रहे थे, ये उसकी पटकथा है। हरिद्वार में भी 2022 में भी किया था, तब भी इसने मुसलमानों के नरसंहार की बात की थी, तब भी इस पर खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और आप एक चीज देखिए, हर बार यति नरसिम्हा तब बोलेगा जब चुनाव का दौर और वोटिंग का मामला होगा, और फिर उसमें भी कितनी बड़ी और भयंकर बात करेगा। यति के बाप की ताकत है। दुख और अफसोस की बात है कि इतना बड़ा घिनौना जहर फैलाने वाला यति नरसिम्हा को योगी सरकार जेल में नहीं डाल रही है। उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए था। उसका जो 8 नंबर का अड्डा बन रखा है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए था। अगर योगी के पास बुलडोजर ना हो तो वो भिजवा देते हैं, और टेप पेट को चलाने वाला ना हो भिजवा दे, और अगर बुलडोजर में डीजल नहीं तो वो भिजवा सकते हैं। लेकिन जो यूपी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक लड़का है फेसबुक पे, उसने लिख दिया कि फांसी दो, तो उसको डिटेन कर लिया। बुलंदशहर में 16 लोग गिरफ्तार हुए। देखिए, जो आपका सवाल है, आज आपको पता है, आज उमर खालिद की और सरजील इमाम के विषय में, सरजील इमाम के विषय मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी और जज ही नहीं बैठी। उमर खालिद पिछले 4 साल से बगैर सुनवाई के जेल में है, और सीए एनआरसी के खिलाफ हमने डंके की चोट पर कहा। तब तो मोदी जी की माँ भी जिंदा थी। मैंने दावे के साथ में कहा था कि जो एनआरसी के तौर और तरीके हैं, जो 1951 से 1971 के कागजात हैं, वो तो मोदी जी की माँ के पास भी नहीं थे। हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सीए एनआरसी के खिलाफ हम इसलिए हैं, पहले भारत के करोड़ों भूमिहीनों के, गरीबों की नागरिकता छीनी जाएगी, फिर कहा जा रहा है उन्हें शरणार्थी बनाएंगे, तब भारत के दलित और भूमिहीनों को कहा जाएगा तुम बोलो कि हम पाकिस्तान चाहें, तुम बोलो हम बांग्लादेश चाहें, तुम कहो हम अफगानिस्तान चाहें, हम तुम्हारे वोटिंग अधिकार छीन लेंगे पर तुमको भारत की नागरिकता देंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और वही षड्यंत्र जिसके खिलाफ हम थे, मेरे साथ जस्टिस पाटिल भी गए थे, शाहीन बाग का जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, उमर खालिद और तमाम जो लोग हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश की आज़ादी की बात लोकतंत्र की आत्मा है, ना कहने की आज़ादी। उमर खालिद ने, हम जब सब लोगों ने ना कहा हमें एनआरसी और सीए मंजूर नहीं है, तो आप जेल में डाल देते हैं। इसी प्रकार हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता भी लोकतंत्र संविधान की आत्मा है।
तो आप धर्मनिरपेक्षता को खत्म करके संविधान की आत्मा की हत्या करना चाहते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रक्रिया को आपको और हमको समझना पड़ेगा। जब मामला मुसलमान का हो, संघ परस्त सरकार हो, तो फिर 4 साल से ज़्यादा समय से एक निर्दोष को बगैर सुनवाई के जेल में रहना पड़ता है। और देश में इतने बड़े नफरती भाषण देने वाले यति नरसिम्हानंद को सुरक्षा के लिए हिरासत में लेकर के दामाद की तरह बिठाया जा सकता है, यह स्थिति है। लेकिन सर बार बार ही क्यों मुसलमानों को टारगेट करते हैं? देखिए, अब मैं एक बात सुनिए, और आप समझिए इस देश के अंदर एक ट्रेंड बन गया है, एक पैटर्न बन गया है। आरएसएस बीजेपी में अगर आपको बड़ा ओहदा, जगह और सम्मान पाना है तो आपको मुसलमानों को गाली निकालनी पड़ेगी, आपको ईसाइयों को गाली निकालनी पड़ेगी, जरूरत पड़ने पर आपको पिछड़ों को, दलित को, ओबीसी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये एक पैटर्न है। और पैटर्न को समझने के लिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि इनका एक दूसरा गुरु था गोलवरकर। गोलवरकर को आपको पढ़ना चाहिए, आज भी पब्लिक डोमेन में है, मैं सबूत के साथ दे सकता हूँ। जब इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो गोलवरकर ने कहा था कि महिला का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए अपशगुन है। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि इनके गोलवरकर ने कहा था कि भारत में दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये जानबूझ करके चुनाव के समय ताकि वोट का हिंदू मुसलमान किया जा सके, ध्रुवीकरण में सांप्रदायिकता फैलाई जा सके, उसको फैलाने की भूमिका यति नरसिम्हानंद करता है। लेकिन वो बयान देता है, वो बयान कब और कैसे चलाना है ये मोहन भागवत के गुर्गे तय करते हैं। सितंबर के आखिर का बयान और 3 अक्टूबर को क्यों वायरल होता है? क्योंकि 5 अक्टूबर को वोटिंग थी जम्मू कश्मीर के आखिरी चरण की और हरियाणा की। वहाँ हिंदू मुसलमान करके ज़्यादा वोट हासिल करने का खेल था। पर मैं बधाई देना चाहता हूँ रिजल्ट आने से पहले, जब ये आप लोग सुन रहे होंगे हरियाणा के मतदाताओं को, मैं बधाई देना चाहता हूँ जम्मू और कश्मीर के मतदाताओं को कि उन्होंने इस प्रकार नफरती चिंटुओं को, बयानों को खारिज करके आरएसएस भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में मतदान किया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।